नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा, फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ कपिल सलोन एंड एकेडमी। इन वीडियोस के ज़रिए मैं सलोन इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं उनको सरल से सरल भाषा में आप तक लेके आता हूं, या जो क्वेरी और प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं मैं ये प्रयास करता हूं कि एकदम सहज और सीधे तरीके से आपको समझा पाऊं। बेसिकली सलोन और वेलनेस इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम एक ऐसे फील्ड में हैं जिसमें हम लोगों को अच्छा दिखाते हैं, अच्छा फील कराते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो व्यक्ति ये सब चीज़ें कर रहा है, चाहे वो हेयर ड्रेसर हो, चाहे वो स्किन थेरेपिस्ट हो, चाहे वो मैस्योर हो, उसका खुद का इमोशनल बैलेंस, उसकी खुद की हेल्थ और उसकी खुद की स्ट्रेंथ और वाइटलिटी ज़रूर बरकरार रहे। एज ए सैलून ओनर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक हेयर ड्रेसर के तौर पे आपका भी धर्म बनता है, जैसे लोगों को अच्छा दिखाना आपका काम है, अच्छा फील कराना आपका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेयर ड्रेसर्स या सैलून जो प्रोफेशनल होते हैं वो जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते हैं। सीज़न फेस्टिवल में अनएंडिंग अनटायरिंग तरीके से उनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पोस्चर में जहां आप राइट साइड टिल्ट हो या लेफ़्ट साइड टिल्ट हो, फॉरवर्ड बेंड हो, नेक टिल्ट है, आपको बहुत रिपीटेटिव मूवमेंट करने पड़ते हैं। इसकी वजह से स्पाइन के इशू, बैक एक, नेक एक, शोल्डर एक, रिस्ट प्रॉब्लम्स और नी प्रॉब्लम ये सब होती हैं। हाउ टू अवॉइड दैट एंड हाउ टू लीड अ टीम हु इज़ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए कुछ बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आपका अपने टीम के लोगों के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से रिलेट करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी टीम के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी निगाह में ये एक माइनस पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि आप अपना समय कितना सैलून पे दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो सैलून ओनर होते हैं उसमें से कुछ लोग काफ़ी टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टर के तौर पे या पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट के तौर पे काम करते हैं। लेकिन हेयर ड्रेसर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट अपना 8, 9, 10, 12 घंटा सैलून पे वीक में 5 या 6 दिन, कभी कभी 7 दिन भी कंटिन्यूसली देते हैं। तो यही वो व्यक्ति हैं जो आपके बिजनेस को चला रहे हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनसे रिलेटेड फील करें, इनको एक टूल या रिसोर्स की तरह नहीं, बट एक ट्रू टीम मेंबर, ह्यूमन बीइंग और प्रोफेशनल की तरह ट्रीट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब आप उनसे रिलेट करेंगे तो हर एक ह्यूमन बीइंग की ये चाह होती है कि वो किसी न किसी से रिलेट करे, और अगर वो सैलून ओनर या सैलून मैनेजर है तो नथिंग लाइक इट, वो अपनी बात खुल के रख पाएंगे। और जब आप उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आप उनसे रिलेटेड हैं, आप उनके सिचुएशन को और उनके कंसर्न्स को समझ पाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि एक सैलून ओनर के तौर पे या एक मैनेजर के तौर पे बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आपको नॉन नेगोशिएबल करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी टीम मेंबर की छुट्टी हो या एक लॉन्ग गैप का कंसर्न हो। लेकिन अगर आप रिलेटेड हैं तो एटलीस्ट ये चांस होंगे कि आप की बात वो समझ पाएंगे, आप उनकी बात समझ पाओगे, और हेल्थ के कोई कंसर्न है तो आप समय रहते उनके ऊपर काम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जो काम की जगह है उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो रखें ही, लेकिन माहौल बहुत इजी और फन वाला रखें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना 8-10 घंटा कहीं किसी जगह पे दे रहा है और वहाँ फन और जॉय नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि उसकी इमोशनल वेलबीइंग रहेगी। और अगर व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब है और मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है तो फिज़िकली वो अच्छा काम नहीं ही कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फिज़िकल कुछ कंसर्न भी है लेकिन व्यक्ति इमोशनली अपलिफ्टेड है और मेंटली चार्ज्ड है, तो फिज़िकल कंसर्न होने के बाद भी ही विल बी एबल टू सेल थ्रू, गो थ्रू, क्रॉस थ्रू।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल वेलबींग और मेंटल क्लैरिटी आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें। इमोशनल वेलबींग तो एक बात है, लेकिन परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या? बहुत सारा फन का माहौल है, लेकिन आप ग्रोथ के लिए अपने टीम मेंबर को पुश नहीं करते हो और उनको आगे का रास्ता नहीं दिखाते हो, परफॉर्मेंस नहीं निकाल के लेके आते हो, चाहे वो स्किल हो या रेवेन्यूज़ हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आप बोलोगे अरे प्रॉब्लम क्यों है? अगर मैं किसी व्यक्ति को पुश नहीं कर रहा हूँ तो ही शुड बी हैप्पी। हो सकता है कि वो थोड़े समय के लिए कंफर्टेबल फील करे आपके साथ, उसको अच्छा लगे, बट आई गारंटी थोड़े टाइम बाद व्यक्ति को ये सालने लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है और उसके परफॉर्मेंस के लिए कोई उसको पुश नहीं कर रहा। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ सहजता है व्यक्ति के काम करने के लिए, एट द सेम टाइम एक परफॉर्मेंस का माहौल भी है, जहाँ उसको मालूम है कि ही विल हैव टू परफॉर्म, ही विल हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स एंड ही विल हैव टू अचीव सर्टन माइलस्टोन्स। तो परफॉर्मेंस का भी माहौल रखिए, फन का माहौल रखिए, परफॉर्मेंस का माहौल रखिए। और क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको अपने हर एक टीम मेंबर का एक कंप्लीट असेसमेंट करवाना चाहिए साल में कम से कम एक बार। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो बहुत सारी जगह मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट आप उनको बोलें कि वो अपने बेसिक असेसमेंट कराएं, या बोल के रखें कि कभी भी उनका कोई कंसर्न हो तो आपके साथ शेयर करें, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनके लिए एक मेडिक्लेम बेसिक पॉलिसी लेके रखें, जिससे कि कभी भी अगर उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो एक मिनिमम अमाउंट उनको ज़रूर मिले। और आपको लगता है कि आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आपने अभी अभी शुरू किया है और आप जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो पे नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि टीम मेंबर छोड़ के जा सकते हैं, अभी नया नया ज्वाइन किया है, या टीम मेंबर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो सबके लिए अभी एक साथ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट जिन लोगों ने थोड़ा समय आपको दे दिया है, मान लीजिए 2-3 साल दे दिए हैं, वो क्राइटेरिया आप रख सकते हैं एंड उनके लिए एक मेडिक्लेम आप कर सकते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम भी कर सकते हैं जो उनके लिए ठीक रहेगा। ये हेल्थ को तो नहीं सुधारेगा, लेकिन कभी कुछ इश्यू उनको हो जाए तो ज़रूर उनको हेल्प करेगा, और आपके लिए भी एक तरीके से ठीक है कि हो सकता है उस व्यक्ति को आपकी पर्सनल मदद की ज़रूरत हो और आप भी उस समय ये मदद नहीं कर पाएँ, बट अगर मेडिक्लेम होगा तो बेसिक एक्सपेंसेस एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। और क्या किया जा सकता है सैलून के अंदर? क्योंकि हेयर ड्रेसर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट एक ही पोजीशन में बार बार काम करते हैं और घंटों तक अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, तो आप सैलून में ही एक बेसिक मूवमेंट जो होते हैं, चाहे वो डांस के मूवमेंट हो, मोबिलिटी के मूवमेंट हो, उसका म्यूज़िक हर 2-3 घंटे में बजाइए। 1 से 2 मिनट की, 3 मिनट की एक्सरसाइज आपके सैलून के सारे लोग कर सकते हैं। बिलीव मी, शुरू में हो सकता है कि ऑकवर्ड लगे आपको या टीम मेंबर्स को, बट एक बार ये आदत बन जाएगी तो ये आपको भी अच्छा लगेगा। और इसमें आप अपने गेस्ट, जिनको आप लोग क्लाइंट बोलते हैं, उनको भी इंक्लूड कीजिए। शुरू में हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड लगे, बट अगर आप इसको अच्छे से करेंगे और एक बहुत ही ग्रेसफुल और वार्म और फन वे में करेंगे तो आपके गेस्ट और क्लाइंट भी इसको एंजॉय करेंगे, और उनको भी इन्वॉल्व कर लीजिए ये 2-3 मिनट के मोबिलिटी रूटीन में। अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है तो लॉरियल ने भी एक वीडियो बनाया था हेयर ड्रेसर की हेल्थ के लिए। वो एक बहुत ही कुछ मिनट्स का, कुछ सेकंड्स का छोटा सा रूटीन है, उसको हर 1 से 2-3 घंटे में फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आपको इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, आपको कुछ कॉस्ट भी नहीं लगेगी। और कॉस्ट नहीं लगने के बाद भी ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है जहां आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट और मैस्योर
की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली खड़े रह के बॉडी स्टिफ होने लगती है और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको मूव किया जाए और पर्टिकुलर मूवमेंट्स किए जाएं। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कंप्लीट हाइड्रेशन का ध्यान रखें। हर एक हेयर ड्रेसर के स्टैंड पे आप एक टाइमर लगाएं, या आप अपनी मैनेजर को बोल सकते हैं, आप अगर खुद मैनेजर हैं या सैलून ओनर के तौर पे आप वहाँ रहते हैं तो आप उनको ध्यान दिलाएं कि वो थोड़ा पानी पी लें। ध्यान रखिए कि हम एसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज सैलून चेन हैं या स्टैंड अलोन जो सैलून भी हैं वो भी, लेकिन फिर भी एसी से हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन बहुत होता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके लोग पानी टाइम से पीते रहें। ऑल्सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि पूरे दिन खड़े होने का काम है तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप खुद हेयर ड्रेसर हैं तो, कि आपका वेट हैवियर साइड पे नहीं जा रहा। और अगर आप सैलून ओनर हैं तो आप उनको बताइए कि हैवी वेट होना इज़ अ वेरी वेरी लोड क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन योर जॉइंट्स। तो आपके जो भी घुटने हैं, बैक हैं, उन पे बहुत बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आप हेयर ड्रेसर ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं तो अपने वेट को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। और अगर आप सैलून ओनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनके लिए साल में एक बार किसी न्यूट्रिशनिस्ट से एक डाइट प्लान बनवा दीजिए। इट विल नॉट कॉस्ट मच। आप सारे लोगों के लिए एक साथ बनवा सकते हैं और अपने न्यूट्रिशनिस्ट से आप बोल सकते हैं कि मेरी टीम के लिए आप एक इंडिविजुअल चार्ट बना के दीजिए। और शायद आप बल्क डील करेंगे तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा, बट आपके हेयर ड्रेसर ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड वंस दे नो, आप उनको हमेशा प्रेरित कर सकते हैं जो भी उनको न्यूट्रिशनिस्ट ने सजेस्ट किया है, बिकॉज़ आप जो खाते हैं वैसा ही आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। वो ईंधन है आपके बॉडी की मशीन को चलाने का, आपका खाना। और मेक श्योर कीजिए कि ऐसा हो। मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब हेयर स्टाइलिस्ट या सैलून टेक्नीशियन, जब फिटनेस की बात आती है तो सीधे जिम में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने की तरफ सीधे बढ़ जाते हैं, और जिसमें दूसरों को देख के ईगो सेंट्रिक होके बहुत हैवी वेट उठाना शुरू करते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बाहर है। डेफिनेटली स्ट्रेंथ बिल्डिंग और रेजिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी व्यक्ति की हेल्थ के लिए, लेकिन एक हेयर स्टाइलिस्ट जो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है वो अगर ईगो सेंट्रिक होके कि जिम में बाकी लोग क्या सोचेंगे या बाइसेप्स की साइज़ कितनी ज़्यादा होगी ये दिखाने के लिए और ये अचीव करने के लिए जब एक्सरसाइज करता है तो 90% केसेस में ये इंजरीज़ को बढ़ाता है। तो आपको ये सलाह देनी होगी अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कि शो ऑफ करने की बजाय रियल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बट ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें जहां जॉइंट्स पे ज़्यादा जोर नहीं आए। मसल जल्दी रिकवर कर जाती है, बट हमारे जो लिगमेंट्स हैं और जॉइंट्स हैं वो उतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो बी जॉइंटल विद योर सेल्फ, लॉजिकल रहिए, प्रोग्रेस कर रही है लेकिन अपनी बॉडी को देख के। साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फील्ड में। तो वार्म अप, कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी हैं, रोलर स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और जो खड़े होने की वजह से जो नर्व्स ब्लॉक होती हैं, पिंच होनी शुरू होती हैं, जॉइंट्स जो कंप्रेस होने शुरू होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो रुकता है उसको टाइम टू टाइम रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने सैलून पे आप अपने हेयर ड्रेसर, ब्यूटी थेरेपिस्ट को, मेरा ऐसा मानना है कि अगर पॉसिबल है तो उनको महीने में एक बार, वीक में एक बार, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, 1-2 घंटे का एक रिलैक्सिंग सेशन दीजिए कि जहाँ पूरी दुनिया को, जहाँ वो लोग सर्व कर रहे हैं
उनको एटलीस्ट कुछ बेसिक सर्विसेज आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र कर सकते हैं विद इन योर सैलून। और कुछ एक दूसरे को जहाँ टीम मेंबर रिलैक्सिंग सर्विस दें, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक, वो रिलैक्स होंगे। दो, जब वो सर्विस रिसीव करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि सर्विस रिसीव करने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एक गेस्ट के तौर पे भी सोच पाएंगे। और डेफिनेटली जब वो रिलैक्स्ड होंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मेरा ये भी मानना है कि फिज़िकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इंसान के लिए। तो आप अपने सैलून के अंदर मेडिटेशन के सेशन रख सकते हैं रेगुलरली। अगर आप डेली भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हेल्प करेगा आपके टीम को काम डाउन करने में, अपने विचारों को संतुलित करने में और सही तरीके से व्यवहार करने में। एक बार जब मन शांत है और विचारों में क्लैरिटी है, चित्त में स्थिरता है, तो व्यक्ति अपने आप राइट एक्शन भी लेना शुरू करता है। तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जो आप अपने सैलून में कर सकते हैं। और मेडिटेशन का ये ज़रूरी नहीं है कि कोई धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग ही कर सकते हैं, सब लोग इसको कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। और जब वो कुछ समय मेडिटेशन के लिए देंगे तो हो सकता है कि बाकी समय जब वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, वो उस अवेयरनेस को कैरी फॉरवर्ड करें, जहाँ उसी शांति के साथ वो बाकी का काम कर पाएंगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि मेडिटेशन आप करें। डेफिनेटली सैलून के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी में अगर किसी को कुछ होता है तो फर्स्ट एड किट हमेशा रहनी चाहिए। सो दैट इज़ अ मस्ट। ऑल्सो आपको ये भी देखना होगा कि सैलून का इन्वायरमेंट है तो बहुत सारे केमिकल्स के साथ हम काम कर रहे हैं। वो केमिकल्स आपका प्री लाइटनर हो सकता है, वो आपका कलर हो सकता है, वो आपका पमिंग और स्ट्रेटनिंग लोशन एंड क्रीम हो सकते हैं, वो आपका केराटिन ट्रीटमेंट हो सकता है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ में ले रहे हैं, अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो वो अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, जहाँ वो सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हैं अपने फॉर्मुलेशंस में। और जब भी ये सर्विसेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके सैलून में अच्छे से वेंटिलेशन हो रहा है, एयर प्यूरीफायर है, या डोर खोल दीजिए उस समय, सो दैट जो भी फ्यूम्स हैं इन केमिकल्स की और जो एयर में केमिकल के पार्टिकल्स हैं, दे आर आउट ऑफ द सैलून इन्वायरमेंट वेरी सून। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब न्यूट्रिशनिस्ट से हमने सलाह ली तो हम क्या खा रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट क्या नहीं खाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो हर तरीके की ट्रांस फैट और जिसमें डालडा आता है और हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड ऑयल आते हैं और एक्सेस प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, कलर आते हैं, एक्सेस शुगर है, ये सब हमको अवॉइड करनी चाहिए। और जितना हो सके नेचुरल खाना खाएं जिसमें वेजिटेबल्स मैक्सिमम हो, फ्रूट हो और फ्रेश फूड, जितना होम कुक्ड फूड हो उतना खा पाएँ उतनी अच्छी बात है। एंड ये जो नहीं खाना है ना, इसके ऊपर मैं वापस जोर दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप सब चीज़ अच्छी फॉलो कर रहे हैं बट अगर आपकी ईटिंग हैबिट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, जंक है, ट्रांस फैट है, तो चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। सैलून के अंदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज़ में लीजिए। बहुत सारे सैलून्स में जो हेयर ड्रेसर हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, वो प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उसमें खाने को गर्म करते हैं। बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि चाय जो है वो गरम गरम प्लास्टिक की उसमें आती है, टिन के फॉइल में और सस्ती फॉइल में लिपटी हुए सामान आते हैं। आप प्लीज़ इनको स्टॉप करवाइए। आपके सैलून के जो मेंबर हैं वो फास्ट फूड चेन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं। आई नो कि बहुत बार ये बहुत पर्सनलाइज हो जाता है कि किसी व्यक्ति को खाने पीने के लिए कैसे टोकें, बट आई थिंक जब आप ये टोक रहे हो तो आप उनके लिए अच्छा काम कर रहे हो। एंड हो सकता है कि जब आप मल्टीपल बार टोकेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली मेरी हेल्थ के लिए ही बोला जा रहा है। एंड इन सब चीज़ों में इतनी
प्रॉब्लम होती हैं जो किसी व्यक्ति को एक दिन में मालूम नहीं पड़ती, बट 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इनके हार्मफुल इम्पैक्ट मालूम पड़ते हैं, और कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी ये इम्पैक्ट मालूम पड़ते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें खुद यूज़ में नहीं लें और आपके टीम मेंबर को भी समझाएं। इसके अलावा आप योगा सेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, once a week, once a month, which will give them a good relaxation, good stretch, and वो अपनी बॉडी को समझेंगे। और योगा में ही प्राणायाम होता है। प्राणायाम के अलावा आजकल तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रेथ वर्क का भी सिस्टम आ गया है। अब चाहे ब्रेथ वर्क बोलो या भारतीय प्राणायाम बोलो, ये दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के और डिटॉक्सिफाई करने के, और अपनी सांसों को जब आप ढंग से यूज़ में लेते हैं तो आप काम और सेंटर्ड भी फील करते हैं। एंड डेफिनेटली जो डिफरेंट तरीके के प्राणायाम है वो आपको एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं और आपके मन के अंदर शांति और स्थिरता भी ला सकते हैं। सो वो किसी एक्सपर्ट से कराइए या खुद सीखिए फ्यू ऑफ द टेक्निक्स, और अपने टीम मेंबर को टाइम टू टाइम कराइए। ऑलमोस्ट सारे सैलून सेल चाहते हैं, रेवेन्यू चाहते हैं अपने टेक्नीशियन से, और बहुत सारे सैलून और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर इंसेंटिव भी देते हैं। आप अपने लोगों को हेल्दी बने रहने के लिए इंसेंटिव दीजिए ना। ह्यूमन बीइंग है, आपकी टीम में काम कर रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें हेल्दी हैबिट्स या वेलनेस के प्रोग्राम है जो आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, और उसमें जो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, वॉट एवर वर्क्स वेल। बट ऐसा करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करिए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन करिए, लोगों के उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट कीजिए। जब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, लोगों को वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए अप्रिशिएट किया जाता है। ये भी उनकी मेंटल हेल्थ, एनर्जी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए काम करता है। जब लोग जुड़ा हुआ फील करते हैं और जब लोग अप्रिशिएटेड फील करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं जान रहे कि आपकी टीम मेंबर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आप उसकी सारी पर्सनल प्रॉब्लम और सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दूर नहीं कर सकते, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो ब्यूटी थेरेपिस्ट आपके सैलून पे काम करने आ रही है उसके घर में, परिवार में क्या चल रहा है? हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने पूरे 1 साल में उसको अप्रिशिएट नहीं किया हो सकता है वो उसके पिताजी ने, माताजी ने, वो पूरी मतलब बड़ी हो गई उस घर में, शादी उसकी हो गई और उसको सालों से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया हो या महीनों से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया हो। अगर वो आपके यहाँ अच्छा काम कर रही है, इंसेंटिव भी जाने दीजिए, आप उसको इंस्टेंटली अप्रिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है खाली उसकी यही चाह हो उस समय कि कोई उसके राइट काम को अप्रिशिएट करे। ये सच्ची अप्रिसिएशन होनी चाहिए, और ये सच्ची और जेन्युइन और मीठी अप्रिसिएशन हो सकता है उस व्यक्ति के लिए एक एनर्जी टॉनिक की तरह काम करे। ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आज बहुत सारे लोग जिस तरीके से मेंटल डिप्रेशन या इमोशनल फ्लक्चुएशन में हैं, तो आप उनके मेंटोर बने या इमोशनल काउंसलर बने। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते या लोग आपसे रिलेट नहीं करते, कंफर्टेबल फील नहीं है क्योंकि आप सैलून ओनर हो या मैनेजर हो, तो आप ये काउंसलर या काउंसलिंग की सर्विस को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जहाँ ऐसे व्यक्ति को जो एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, आप उनका नंबर टीम मेंबर को दें और बोलें कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, या आपकी फैमिली में, हो सकता है कि मैं उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँ, बट ये एक व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। या आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे, आपके कंसर्न मुझसे भी शेयर नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो, और आप कभी भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप उस व्यक्ति को पे कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास पे करने के लिए पैसा नहीं हो, एक काउंसलर को, या उसको मालूम नहीं हो किसके पास जाए, लेकिन अगर ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होगा और जब भी वो इमोशनल फ्लक्चुएशन में अप एंड डाउन में जा रहे हैं, और हो सकता है आपसे शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुछ ब्रेकअप हुआ है या मिसकैरिएज हुआ है या आई डोंट नो व्हाट, बट दे कैन टॉक टू दिस पर्सन। उस व्यक्ति से वो बात कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर वो व्यक्ति राइट है, जेन्युइन है, प्रोफेशनल है, तो वो जानते हैं कि कैसे इन इमोशंस को हैंडल करना है और क्या राइट सजेशंस देने हैं। आई थिंक
दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ और स्पोर्ट्स के इवेंट रखिए। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि सलों में लोग बिज़ी होते हैं और हेल्थ एंड स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे तो आपकी सेल पे फ़र्क पड़ सकता है। उसको आप अपने जो लीन सीज़न हैं, जहाँ ज़्यादा बिजनेस नहीं होता, मान लीजिए मानसून का सीज़न है या प्री एग्ज़ाम सीज़न है, या जो भी जब बिज़नेस कम होता है, या उन टाइमिंग में जैसे मान लीजिए मॉर्निंग आवर्स हैं, तो साल में 1-2 एक्टिविटी इवेंट्स स्पोर्ट्स के आप रख सकते हैं जिससे लोग स्पोर्ट्स से जुड़ें और खेलना शुरू करें। हो सकता है इवेंट ख़त्म हो जाए बट वो लोग उस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को कंटिन्यू कर लें जो वो अपने जॉब के पहले या बाद में कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और मैस्योर्स की हेल्थ का ध्यान रखें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप खुद इसको लीड बाय एग्जाम्पल करें। आप खुद जंक फूड खा रहे हैं, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते, आपके खुद के मेंटल क्लैरिटी के ठिकाने नहीं है, इमोशनली आप एक्सप्रेसिव नहीं हो और चैनलाइज नहीं करते हो अपने कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्टिव वे में, तो आपका भगवान भी मालिक नहीं है, बिकॉज आपको चार्ज लेना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। और जब आप लीड बाय एग्जाम्पल करेंगे तो हो सकता है कि टीम में सब लोग नहीं, एक दो लोग करके छोटी छोटी हैबिट्स आपसे अडॉप्ट करें। और अगर आपके अंदर ही ये कंडक्ट राइट नहीं है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति इनडायरेक्टली आपसे इन्फ्लुएंस होके या आपके प्रभाव में आके गलत हरकतें ले लें। आप खुद स्मोक करते हैं और जो हेल्थ के लिए ख़राब है, और आपका टीम मेंबर कोई स्मोक कर रहा है, आप उसको मना नहीं कर पाओगे। और हो सकता है आप ये बोलें कि मेरी ज़िंदगी, जो कभी टीम मेंबर भी बोल सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरे रूल्स में कर रहा हूँ। एक हेयर ड्रेसर जो आया है आपके सैलून में और जो अभी स्मोक नहीं करता या अभी जंक फूड नहीं खाता, बट आपकी आदतें ऐसी, अपने एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है, और वो व्यक्ति भी या तो आपके प्रभाव में आके या अपने आप को कूल समझने के लिए या आपसे बिलोंग करने के लिए सब आदतें अडॉप्ट करता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है उस व्यक्ति के साथ। जैसे हम ये बोलते हैं कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे पीने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही ये भी बात बोली जानी चाहिए कि अगर कोई सिगरेट नहीं पी रहा तो उसकी कम से कम इस हेल्दी हैबिट को और इनोसेंस को बरकरार रखा जाए। सो आई वुड से यू लीड बाय एन एग्जाम्पल। और अभी कुछ एरिया है जिनमें आपको काम करना बाकी है, जो हम सबको करना रहता है कभी ना कभी, तो बिना गिल्ट या ब्लेम में जाए एक एरिया उठाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड योर टीम्स हेल्थ एंड कीप वर्किंग ऑन इट डेली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपका हेयर ड्रेसर और टेक्नीशियन अगर स्वस्थ रहेगा तो ही वो काम कर पाएगा, अगर वो हेल्दी नहीं है तो काम कहाँ से करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको लीजर ऑफ दे दीजिए या छुट्टियाँ दे दीजिए। डेफिनेटली अगर समथिंग इज़ वेरी क्रिटिकल आपको वो भी करना होगा, बट मेक श्योर कीजिए कि एक यंग इंसान की ज़िंदगी में सिक लीव की सिचुएशन आए ही नहीं। उनको हेल्दी रखिए, चार्ज रखिए, एंथुजियास्टिक रखिए, और शुरुआत होती है आपसे। थैंक यू सो मच।